हाय स्टूडेंट। मैं आज ब्रीथिंग चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक कवर करूँगा, जिसका नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और इसका एक और नाम होता है बोर इफेक्ट। साइंटिस्ट बोर ने इसके बारे में बताया था, तो इसलिए इसको बोला जाता है बोर इफेक्ट। ये कर्व कैसे फॉर्म होता है, तो इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा, और उस टाइम के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और इस कर्व के थ्रू, मतलब ये जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पे हम यहाँ पे ये बताएंगे कि एक्चुअल में जो कर्व का फॉर्मेशन होता है जनरली वो एक सिग्मॉइड कर्व का फॉर्मेशन होता है, तो इसको सिग्मॉइड कर्व भी बोला जा सकता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को सिग्मॉइड कर्व भी बोला जा सकता है, और इसको बोर इफेक्ट भी बोला जा सकता है। अब देखो हमारे बॉडी पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का मैं थोड़ा कुछ बेसिक बता देता हूँ, इसके पीछे का कहानी थोड़ा बता देता हूँ। तो हमारे बॉडी पे देखोगे, जो ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग है किस पे डिपेंडेंट करता है, वो एक्चुअल में हमारे बॉडी पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो एज ए कैरियर मॉलिक्यूल काम करता है। वो ऑक्सीजन को भी कैरी करके लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करके लेकर जाता है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो फूड पार्टिकल हम बाहर से जब हम इंजेस्ट करते हैं, तो थ्रू द इंजेक्शन हम जो भी फूड पार्टिकल लेते हैं उसका ब्रेकडाउन के लिए हमारे बॉडी पे ऑक्सीडेशन के टाइम पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। और एरोबिक प्रोसेस के जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे जब उस फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होगा, तो पहले इनहेलेशन के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा है, फिर और लंग्स पार्ट पे आने के बाद, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर लंग्स तक आ रहा है, फिर वो लंग्स से वो वहाँ पे क्या होगा, लंग्स के बाद ही एक्चुअल में इसका बाइंडिंग होगा। उससे पहले एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन होता है, जहाँ पे सिर्फ ग्रेडियंट के वजह से वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन के पास जो ऑक्सीजन का कोई भी गैसेस पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, वो एक्चुअल में डिफ्यूजन प्रोसेस के टाइम पे जो भी चीज़ें होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक उसका मूवमेंट होगा, कि हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर के पास वो मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे देखा जाता है जो हीमोग्लोबिन एज ए कैरियर मॉलिक्यूल काम कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जा रहा है कौन सा पार्ट पे, तो हीमोग्लोबिन का एक्चुअल में देखोगे ऑक्सीजन के साथ जो लोडिंग हो रहा है, जो बाइंडिंग हो रहा है, वो कहाँ पे होता है, तो वो एल्वियोली के पास होता है, मतलब लंग्स के अंदर हो रहा है। और इसका अनलोडिंग कहाँ पे हो रहा है, अनलोडिंग मतलब उसको रिलीज करना, लोडिंग करना मतलब उसके साथ बाइंड करना, फिर उसको जाकर और किसी जगह पे रिलीज करना होगा, क्योंकि जब तक वो रिलीज नहीं करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर सकता। तो इसीलिए देखोगे, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन का नंबर होता है वो ब्लड में सफिशियंट होता है, मतलब जैसे देखोगे 100 मिलीग्राम एक ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम होता है वो 13 से लेकर 14 मिलीग्राम के आसपास होता है। तो उसके हिसाब से हमारे बॉडी पे जो ऑक्सीजन का जो कैरिंग कैपेसिटी वो हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है। अब देखोगे यहाँ पे हम उसके इतना भी बैकग्राउंड पे नहीं जाना है, तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना, वहाँ पे ये भी चीज़ें तुमने पढ़ा होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्ती है ना, वो एक्चुअल में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। क्योंकि इसलिए देखोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड 20 से लेकर 25 टाइम्स एक्चुअल में ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन पे, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व पे, तो कैसे डिसोसिएट होता है, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। अब देखो, पहले मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ।
मान लो इस साइड पे मैं 100 करता हूँ और उस साइड पे 100। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक है, अब इस साइड पे हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसको mmHg पे डिफरेंस किया जाएगा इस यूनिट। और इस साइड पे है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन विथ O2। इस साइड पे किसको डिफाइन कर रहा हूँ, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द प्रेजेंस ऑफ O2। और इस साइड पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, उस पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट पे कितना हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक्चुअल में सैचुरेट हो रहा है, मतलब बाइंडिंग हो रहा है। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के पास जो मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी है वो एक्चुअल में 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन को एट ए टाइम कैरी कर सकता है। तो अब देखोगी, जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो एक ऑटो स्टैंड है, मान लो हर एक ऑटो पे मैक्सिमम 8 लोग जा सकता है। अब वहाँ पे मान लो मैंने क्या किया कि पहले से कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तब क्या होता था कि हर एक ऑटो 8 पैसेंजर कंप्लीट होने के बाद उस स्टैंड से वो गाड़ी छोड़ता था। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया कि वहाँ पे एक मैंने टाइम शेड्यूल फिक्स कर दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इंटरवल पे हर एक को उस टाइम से उस टाइम छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, मान लो मैंने 5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि हो सकता है कि उस टाइम के दौरान किसी के पास 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सिमिलरली बॉडी के केस में भी सेम होता है। तो जैसे मान लो एक्सरसाइज के टाइम पे देखोगे हमारे बॉडी पे ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए देखोगे हम दौड़ने के टाइम पे हमारे बॉडी पे एक्चुअल में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मसल एक्चुअल में क्रैम्प हो जाता है, मसल फैटिक हो जाता है। तो उस टाइम के दौरान क्या होता है, एक्चुअल में ब्लड बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई, टोटल सप्लाई वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बट देखोगे ये हर एक जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है ना हमारे बॉडी पे 1 मिनट के अंदर 12 से लेकर 16 टाइम्स ब्रीदिंग होता है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग बता रहा हूँ। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे हर एक जो टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट देखोगे एक्चुअल में 6000 से लेकर 1 मिनट के अंदर 8000 मिलीलीटर के आसपास ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज मतलब जो 12 से लेकर 16 टाइम्स हो रहा था वो 16 से लेकर मतलब 13 टाइम्स वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, 1 मिनट के अंदर मैंने रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज कर दिया, बट उस हर एक ब्रीदिंग पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो गया। टाइम ड्यूरेशन कम होने के साथ साथ क्या होता है, जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो एक्चुअल में बॉडी पे कम हो रहा है। हर एक ब्रीथिंग पे देखोगे भले ही वहां पे जो 6000 से 8000 का ml का जो ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था वो इंक्रीज होकर 12 से लेकर और भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, बट तुम टोटल ब्रीथिंग के साथ उसको डिवाइड कर दोगे तो एक्चुअल में हर एक ब्रीथिंग जो टाइडल वॉल्यूम पे 500 ml के आसपास जो ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा था तो वो एक्चुअल में और भी कम हो जाता है। तो अब देखो पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी एक मिक्सचर ऑफ गैसेस पे एक इंडिविजुअल गैसेस का जितना प्रेशर बनता है उसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। जैसे मान लो कोई इंस्टीट्यूशन पे बहुत सारे बच्चा है एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उसको मैं बोल सकता हूँ उसका एक पार्शियल अमाउंट पे कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि कोई एक मिक्सचर ऑफ गैस पे यहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर बता रहा हूँ, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का इंडिविजुअल कितना कंट्रीब्यूशन है किस काम के लिए, हीमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए। अब देखोगी इस पर्टिकुलर फिगर पे मैंने थोड़ा ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं।
देखो मैं और भी 2 कंडीशन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस केस में देखो क्या होगा। सपोज इस पर्टिकुलर ग्राफ पे देखोगे मैंने 3-4 ये ड्रॉ किया हूँ। मतलब ये इन जनरल होता है जो सिग्मॉइड कर्व शो करता है। इसको एक्चुअल में इस पोजीशन पे मीट कराना चाहिए था। मतलब 50 पे मीट कराना चाहिए था। अब क्या होता है जैसे जैसे देखोगे यहाँ पे तुमको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर कहाँ पे कितना होता है। तो जनरली देखोगे जब बाहर के एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, मतलब एयर पे एटमॉस्फेयर पे जो ऑक्सीजन का टोटल वॉल्यूम होता है वो 21% के आसपास और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.04% के आसपास। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है तो उसकी वजह से क्या होगा, बाहर के एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बॉडी के हिसाब से। तो वहां पे क्या होता है 159 mmHg के आसपास पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक एयर पे। और जैसे जैसे वो बॉडी के हर एक लेयर पे आता है तो वहां पे क्योंकि हाई प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर पे आना होगा तो ऑब्वियस बात है तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से धीरे धीरे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होकर वो लंग्स से लेकर वो हार्ट से लेकर बॉडी टिश्यू के पास जब तक जाएगा तो हर एक लेयर पे उसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। जैसे देखोगे लंग्स के पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो 104 mmHg के आसपास होता है। तो उसके बाद जो आर्टरी का सिस्टम होता है तो आर्टरी एओर्टा से रिलीज होने के बाद जो आर्टेरियल सिस्टम पे उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 95 mmHg के आसपास होता है, 90 से लेकर 95 mmHg। और सिमिलरली जैसे वो लोडिंग होगा कहाँ पे टिश्यू पे जाकर लोडिंग नहीं अनलोडिंग होगा, जैसे वो अनलोडिंग होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इसका पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि ऑक्सीजन का वहाँ पे यूटिलाइजेशन हो गया तो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजन का अमाउंट कुछ कम हो जाएगा तो उसके वजह से उसका पार्शियल प्रेशर वहाँ पे 40 mmHg के आसपास हो जाता है। अब सिमिलरली देखोगे ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मतलब टिश्यू एरिया पे उसका इंक्रीज हो जाएगा, उसका 45 mmHg के आसपास हो जाता है। इसलिए तो एक्चुअल में जो वेन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टरी के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाता है, कि वेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक्चुअल में आर्टरी के अंदर जो ब्लड का सप्लाई हो रहा है तो वहां पे एक्चुअल में ऑक्सीजन का सप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम ऑक्सीजनेटेड रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड बता सकते हो। और जो वेन है वो रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बता सकते हो जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है। अब हमको ये पता होगा तो अब यहाँ से हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। अब कौन कौन से कंडीशन पे इसका कार्ब है वो कहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो जनरली ये सिग्मॉइड कार्ब है। अब कभी भी कार्ब जो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन कार्ब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो इसको बोला जाता है हॉल्डेन इफेक्ट। ये साइंटिस्ट हॉल्डेन ने बताया।
और यहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट के तरफ शिफ्ट होगा, तो इसको बोला जाएगा वो रेट। मैं बता रहा हूं, ये जो सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड कर्व से कोई भी कर्व लेफ्ट के तरफ शिफ्ट होगा तो इसको बोला जाएगा हॉल्डेन इफेक्ट, और राइट के तरफ शिफ्ट होगा तो इसको बोला जाएगा बोर इफेक्ट। हम यहाँ पे किसके बारे में बता रहा हूँ, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि इस साइड पे जब जा रहा है तो डिसोसिएट हो रहा है और इस साइड पे आ रहा है तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है, जो एसोसिएशन एफिनिटी है, वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक्चुअल में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन हो रहा है। अब देखो क्या क्या चेंजेस होगा, जैसे जैसे देखोगे इस पर्टिकुलर केस में, देखो मतलब इस केस में मैं बता रहा हूं कि इस केस में देखो, इस केस में क्या होता है, तो इस पर्टिकुलर केस पे देखो, मान लो इस साइड पे किसका पार्शियल प्रेशर है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे P50 वैल्यू के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आगे बताऊंगा। P50 जो वैल्यू होता है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे 50% हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सैचुरेट हो रहा है। दैट सैचुरेट 50% हीमोग्लोबिन। अब देखो, मान लो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को मैं इस साइड पे इंक्रीज, और इसके यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर फिगर पे देखोगे, यहाँ पे हीमोग्लोबिन का 50% सैचुरेट हो रहा है। तो 50% हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है, ये ऑलमोस्ट 20 से 26 से लेकर 27 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे इसका क्या हो जाता है, 50% हीमोग्लोबिन इस पर्टिकुलर ग्राफ के दौरान देखो यहाँ पे सैचुरेट हो रहा है। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये एक्चुअल में 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, 26 से लेकर 27 mmHg पार्शियल प्रेशर पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया। मतलब कर्व कभी भी इस साइड पे जाएगा, शिफ्ट होगा, तो एक्चुअल में लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सैचुरेट हो रहा है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सैचुरेट हो रहा है। और इस केस पे देखो, जैसे मान लो इस फिगर के केस में यहाँ पे 50% को सैचुरेट करने के लिए कितना चाहिए हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर फिगर पे देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी 50%, यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल सैचुरेट हो रहा है, पर 50% को सैचुरेट करने के लिए यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है, 60 mmHg। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर हो रहा है वो 60 mmHg के आसपास हो जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है, जैसे लेफ्ट शिफ्ट होगा कर्व का, वो हो जाएगा इसका हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन, और राइट शिफ्ट होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का डिसोसिएशन। अब कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, अब उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब देखो, मैं एक एक कंडीशन देख रहा हूँ, इस साइड पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो कंडीशन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जो लेफ्ट शिफ्ट है, तो ये एक्चुअल में फेवरेबल कंडीशन पे होता है। इस कंडीशन एक्चुअल में फेवरेबल कंडीशन है बॉडी के हिसाब से, और ये एक्चुअल में अनफेवरेबल कंडीशन है। अब कौन सी कंडीशन पे ये लेफ्ट और राइट के तरफ शिफ्ट होगा। फेवरेबल कंडीशन देखो क्या क्या बोलता है, कि मान लो मेरे को लेफ्ट के तरफ शिफ्ट कराना होगा, तो क्या चाहिए होगा, लो पार्शियल प्रेशर पे ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का मैं सैचुरेट कर रहा हूं, तो ऑब्वियस बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसलिए तो ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेट कर पा रहा है। क्योंकि देखो कि यहाँ पे एक जो बॉयल्स लॉ है, तो उसका इंप्लीमेंट होता है V = 1/T, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर डिफाइन हो रहा है वॉल्यूम के हिसाब से, तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे देखोगे तो फेवरेबल कंडीशन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग है, वो कौन सी कंडीशन पे ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन उस टाइम पे ज्यादा होगा।
कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, कम होना चाहिए। ये तो ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को बाइंड करना है तो ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, अब देखो जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस आयन एक्चुअल में किसको डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हम एसिड और बेस को डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होना चाहिए क्या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो मैं कुछ फैक्टर लिख देता हूँ, टेम्परेचर, अब देखो इसके साथ मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का थोड़ा बताता हूँ। देखो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब एक्चुअल में डे बाय डे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है थ्रू द डिफरेंट एक्टिविटी, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने का एक क्लोज रिलेशनशिप है। जैसे देखो कि घर के अंदर सारी खिड़की बंद कर दो तो उसके वजह से क्या होगा देखोगे, तो वहाँ पे एक सर्टेन टाइम के अंदर, मतलब मान लो बिल्कुल ऑक्सीजन का मैं ये सप्लाई नहीं कर रहा हूँ कि मान लो इस तरीके से मान लो रूम को ब्लॉक कर दो कि वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाए, तो उस एक सर्टेन टाइम के बाद देखोगे उस पर्टिकुलर रूम के अंदर जैसे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का ये डिपोजिशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली देखोगे वहाँ पे रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली देखोगे यहाँ पे भी बॉडी के अंदर सेम फिनोमेना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखोगे, जैसे देखो यहाँ पे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, इसके साथ ये बाइंड होने के लिए टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा कम होना चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली किसकी वजह से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। जनरली देखोगे हमारे बॉडी पे ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बता सकता हूँ, तो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी मैं बता सकता हूँ। बट जनरली ये बिलो 20 नहीं होना चाहिए क्योंकि जो इंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है वो नहीं तो डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए 20 से लेकर 37 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो एसेंशियल होता है ऑक्सीजन के साथ ए का बाइंडिंग के लिए। तो टेम्परेचर कम होगा और वहाँ पे हर एक चीज ऑपोजिट हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो पीएच क्या होना चाहिए, पीएच इंक्रीज होना चाहिए। तो पीएच क्यों इंक्रीज होना चाहिए, पीएच इंक्रीज होना चाहिए मतलब पीएच एक्चुअल में देखोगे जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से ज्यादा जाएगा तो वो एक्चुअल में अल्कलाइन नेचर का होगा, और ये जो होगा मतलब 7 से कम होगा तो एसिडिक नेचर होगा। तो ऑब्वियस बात है, तो ये ब्लड का जो फंक्शन देखोगे वो एक्चुअल में अल्कलाइन मीडियम पे अच्छे से काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे जो पीएच होगा वो ज्यादा होगा, वो मोर देन 7 होगा, 7 से लेकर वो 8 तक हो सकता है। 7.6 पे एक्चुअल में बेटर होता है। तो ये सारी कंडीशन जब रहेगा तब ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग अच्छे से हो पाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, तो H प्लस आयन कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, पीएच ज्यादा होना चाहिए। और देखो जो P50 वैल्यू है, यहाँ पे कितना P50 वैल्यू है, देखो यहाँ पे लेस P50 वैल्यू पे इसका एक्चुअल में सैचुरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जितना यहाँ पे P50 वैल्यू क्या होगा, कम हो रहा है, लेस P50 वैल्यू पे एक्चुअल में इसका बाइंडिंग हो रहा है। सिमिलरली देखोगे इस पर्टिकुलर फिगर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मेरे को डिसोसिएट करना होगा, क्या करना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई उस एरिया पे इंक्रीज कर दो तो इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये ज्यादा है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, H प्लस
आयन इंक्रीज करेगा तो तब जाकर वो एसिडिक हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पीएच क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब लेस देन 7। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो जैसे ही मेरे को डिसोसिएट करना होगा, जो कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे था उसका जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा मेरे को डिसोसिएट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कम रहेगा, H प्लस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पीएच कम हो जाएगा। तो एक कुछ सर्टेन कंडीशन है, उस पर्टिकुलर कंडीशन के टाइम पे यहाँ पे ये सारी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ग्राफ कभी भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो एसोसिएशन हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो डिसोसिएशन हो रहा है। इसलिए देखोगे इस पर्टिकुलर केस पे देखोगे ऑलमोस्ट देखो उसका 70% हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इस फिगर के हिसाब से मैंने 40 दिखाया हूँ। तो 40 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का 40 जब हो रहा है तो वहाँ पे 70% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। बट उसका देखोगे ये एक्चुअल ये फिगर ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ। जनरली देखोगे 95 से लेकर 97 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे ऑलमोस्ट 100 जो परसेंट हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो जाता है। इसलिए देखोगे क्योंकि देखो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 हो जाएगा, वो एक्चुअल में कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू लेवल पे हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, उसका डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा तो अब ग्राफ क्या होगा, इस साइड पे आएगा कि इस साइड पे मूव करेगा, ऑब्वियस बात है राइट साइड पे मूव करेगा। इसलिए क्योंकि 40 के बाद देखो हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन का एफिनिटी है वो कम हो रहा है। किस लिए, क्योंकि टिश्यू पे आ गया, टिश्यू पे आ गया तो अब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड होगा और ऑक्सीजन के साथ एक्चुअल में उसका जो बाइंडिंग है वो वहां पे क्योंकि अनलोडिंग हो रहा है, यूज हो रहा है, तो इसलिए कुछ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक्चुअल में फ्री हो जाएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो और भी इस साइड पे आएगा, मतलब और भी ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए होगा वहां पे सैचुरेट करने के लिए। और यहाँ पे एक और फैक्टर होता है 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट या 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी बता सकता हूँ। इसके बारे में एनसीईआरटी में जिक्र है नहीं, बट इसके बारे में बता सकता हूँ। सेम ही होता है बिसफॉस्फोग्लिसरेट या डाइफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये क्या करता है, ये भी एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी है ना हीमोग्लोबिन का, ये एक्चुअल में एंटागोनिस्ट मतलब ये ऑपोजिट काम करता है। ये एक्चुअल में जो डिसोसिएशन का प्रोसेस है इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड पे, तो वो एक्चुअल में क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट कर देगा। ये ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन का डिसोसिएट कर देगा। चलो आज इतना ही।